साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, कंपिटेंट अथॉरिटी यानी कि आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसने बैटल कैजुअलिटी का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया और आपको जो इंजरी हुई या आपकी जो डेथ हुई उसको बैटल कैजुअलिटी घोषित कर दिया। तो क्या पीसीडीए पेंशन प्रयागराज उस फैसले को बदल सकता है या नहीं, इस मामले को भी आपको बताएंगे। एक मामला सामने आया है, एएफटी के द्वारा जो पूर्व जो सैनिक था जिसकी मृत्यु हो गई थी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त ऑपरेशनल ओपी रक्षक के दौरान। मामला था कि भाई वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, संतरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। अचानक से बादल फटा, भारी लैंडस्लाइड हुआ और उस लैंडस्लाइड में वो पूरी प्लाटून मलबे में डिस्ट्रॉय हो गई और वो जो बंदा था वो बंदा मलबे के भीतर 8 से 10 फीट के भीतर दब करके खत्म हो गया। उसके बाद उसका पेंशन का क्लेम प्रोसेस किया गया। पहले तो वो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, भाई वो बंदा मिला नहीं। बाद में फिर उसकी ढूंढ परेड चली, फिर बाद में वो मिला और वो मृत पाया गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और उसकी जो डेथ थी वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कंसीडर की गई और बैटल कैजुअलिटी भी उसको घोषित किया गया। और उसके बाद उसकी फैमिली के लिए लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का क्लेम सबमिट किया गया। लेकिन पीसीडीए प्रयागराज ने लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ना दे करके स्पेशल फैमिली पेंशन सैंक्शन किया था और स्पेशल फैमिली पेंशन लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन से कम मिलता है। मामला जो है जब रिजेक्शन का आया कि भाई पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से ये फैसला लिया गया कि आपको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एंटाइटल नहीं है, क्योंकि ये जो मृत्यु हुई थी सैनिक की वो एक्सीडेंटल मृत्यु थी। ये तर्क था पीसीडीए प्रयागराज का, जिसके बाद उस फैमिली को आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की तरफ रुख करना पड़ा और एएफटी ने शानदार ऑब्जर्वेशन दी। तो आज मैं आपको उस एएफटी के फैसले का कुछ अंश दिखाऊंगा जिसमें कि महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। शुरू करने से पहले, यदि आपका भी डिसेबिलिटी पेंशन, इम्पेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ, डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप उसको जरूर चैलेंज करें, क्योंकि उस रिजेक्शन के कारण जो चीजें सामने आई होंगी उसी में कुछ ना कुछ लूप होल जरूर होगा जो कि आपके फेवर में जा सकता है। डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन या पेंशन से संबंधित किसी भी मामले के लिए यदि आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो पेंशन से संबंधित मामलों को एएफटी, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करती है। तो चलिए मैं आपको उस मामले को दिखाता हूँ जिसमें कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन को कन्वर्ट करके पीसीडीए ने स्पेशल फैमिली पेंशन ही सैंक्शन किया। और उसके बाद जब वो फैमिली कोर्ट में गई, एएफटी में गई, तो एएफटी ने क्या ऑब्जर्वेशन किया और किस तरीके से फैसला उसके हक में आया वो सारी चीजें आपको चलिए दिखाते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं एएफटी का जो जजमेंट था, जो ऑर्डर था, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हमने निकाले हैं जिसमें कि आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ में आएंगी। तो हेडिंग आप देख सकते हैं, क्लेम फॉर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन was rejected by PCDA Pension Prayagraj, but AFT set aside it and favored the order for granting relief as sought. जो क्लेम था लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का वो रिजेक्ट कर दिया था पीसीडीए प्रयागराज ने, लेकिन बाद में जब एएफटी में ये मामला गया और एएफटी ने आदेश दिया तो पीसीडीए प्रयागराज का जो फैसला था उसको सेट असाइड किया गया और उस फैमिली को रिलीफ दिया गया था लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन सैंक्शन करके। तो दोस्तों, मामला था कि जो एप्लीकेंट है
एप्लीकेंट यानी कि जो फैमिली थी जिसको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन सैंक्शन नहीं किया था, पीसीडी प्रयागराज ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके जो हस्बैंड थे वो भर्ती होते हैं सन 1996 में, ठीक है। और अपनी सर्विस के दौरान जब वो निम्मू ले में पोस्टेड होते हैं, जो कि एक फील्ड और हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, संतरी ड्यूटी दे रहे थे। अगस्त 2010 की बात है ये, ठीक है। उस वक्त जो उनकी प्लाटून थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था जो कि स्लश, बोल्डर और पत्थरों से भरा हुआ था। लगभग 3 बजे सुबह के बादल फटता है, ठीक है, क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटता है और कंप्लीट प्लाटून डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद कम से कम 8 से 10 फीट तक वो मलबे के भीतर दब जाते हैं, ठीक है। वो बंदा जो है 8 से 10 फीट तक मलबे में दब जाता है। उसके बाद काफ़ी लंबा जो है ढूंढ परेड चलती है, अभियान चलता है उसको ढूंढने की। तो उसकी बॉडी जो है रिकवर होती है लगभग शाम को 5 बजे अगस्त 2010 में, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जो उसकी डेथ होती है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कंसीडर करी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो संतरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और दूसरा वहाँ पोस्टेड था, ठीक है। तो वो डिसेबिलिटी उसकी जो है, डिसेबिलिटी नहीं, वो डेथ उसकी जो है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कंसीडर कर ली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑपरेशनल एरिया में उसकी डेथ हुई थी। और फिर बाद में उसको बैटल कैजुअल्टी भी घोषित कर दिया जाता है। अगर आप ये देखेंगे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद बाकी की जो कार्रवाई होती है तो उसमें उसकी जो डिसेबिलिटी है वो बैटल कैजुअल्टी कंसीडर की जाती है, जो भी रूल्स थे, जो भी पैरा था आर्मी ऑर्डर का, उसके तहत। अब जो डिसेबिलिटी, जो डेथ थी फैमिली के हस्बैंड की, ठीक है, उससे उसको स्पेशल फैमिली पेंशन तो सैंक्शन कर दी थी पीसीडीए प्रयागराज ने, ठीक है। पीसीडी प्रयागराज ने स्पेशल फैमिली पेंशन तो सैंक्शन कर दी थी, लेकिन जो मांग थी, उसकी जो क्लेम थी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की, वो प्रोसेस किया गया। और प्रोसेस करने के बाद पीसीडीए प्रयागराज ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। किस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था? जो क्लेम थी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की जो मांग की गई थी, उसको पीसीडीए प्रयागराज ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या कह के रिजेक्ट किया था? स्टेटिंग दैट द इंडिविजुअल डाइड ड्यू टू सडन क्लाउड बस्ट फॉलोड बाय मैसिव लैंडस्लाइड while on duty and hence the death of the cause of death is an accidental death in performance of military duty and falls under category C। भाई पीसीडी प्रयागराज कहता है कि ये जो डेथ हुई, ये जो बंदे की डेथ हुई, ये एक्सीडेंटल डेथ है, क्योंकि एक क्लाउड बस्ट होता है और क्लाउड बस्ट में जो मैसिव लैंडस्लाइड होती है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये पीसीडी प्रयागराज कहता है कि जो क्लाउड बस्ट हुआ, ठीक है, क्लाउड बस्ट हुआ फॉलोड बाय मैसिव लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद लैंडस्लाइड हुई और बंदे की जो डेथ है वो एक्सीडेंटल डेथ है, जब वो अपनी मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। और ये कैटेगरी सी में जो है आती है, इसके अंतर्गत आती है, और जिसकी वजह से उसका जो स्पेशल फैमिली पेंशन सैंक्शन की गई थी और फाइनली जो उसका क्लेम था, जो मांग थी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की, वो रिजेक्ट कर दी जाती है किसी पॉलिसी लेटर का हवाला दे करके 2011 का, ठीक है। और कह दिया जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो एंटाइटल नहीं है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद फैमिली जो है एएफटी में जाती है, एएफटी का रुख करती है और एएफटी की ऑब्जर्वेशन क्या आती है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर आप यहाँ पे समझोगे तो इधर से समझो, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। एज पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, डेथ ऑफ इंडिविजुअल वॉज रिगार्डेड एज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस इन एन ऑपरेशनल एरिया एंड हिज डेथ वॉज डिक्लेयर्ड एज बैटल कैजुअल्टी। तो ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि बंदा जो है बैटल कैजुअल्टी घोषित कर दिया गया है। ऑपरेशनल एरिया में इस बंदे की डेथ हुई थी जब ये ऑपरेशनल एरिया में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था तब, ठीक है। अब जब बैटल कैजुअल्टी है तो भाई लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन सैंक्शन होना चाहिए, लेकिन पीसीडी प्रयागराज ने इसकी डेथ को बैटल कैजुअल्टी ना मान करके एक्सीडेंटल डेथ बताया और जिसकी वजह से
इसका जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है वो रिजेक्ट कर दिया। फाइनली रिजेक्टेड द क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन स्टेटिंग दैट एज पर पॉलिसी, जो 2011 का पॉलिसी लेटर था उसके तहत एप्लीकेंट एंटाइटल नहीं है, और उसको इसकी डेथ को एक्सीडेंटल डेथ पीसीडी प्रयागराज ने बता दिया था। ठीक है, एएफटी की तरफ से कई महत्वपूर्ण चीज़ें ऑब्जर्व की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख चीज़ें जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। एएफटी कहती है देयर इज नो डाउट दैट द इंसिडेंट लीडिंग टू डिमाइज ऑफ द सोल्जर occurred in the notified operational area apart from above. We may also observe that once the competent authority has declared the death of the applicant's husband as battle casualty, PCDA Allahabad has no right to change the view as drawn by competent authority. यहाँ से यहाँ तक ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले एएफटी कहती भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो एप्लीकेंट के हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई, और वो जो एरिया था जहां पर डेथ हुई वो नोटिफाइड ऑपरेशनल एरिया था, यानी ओपी रक्षक के दौरान वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। क्लाउड बस्ट होता है, और क्लाउड बस्ट के बाद मैसिव लैंडस्लाइड होती है जिसमें पूरी प्लाटून जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये बंदा जो है 8 से 10 फीट नीचे मलबे में धंस जाता है। बाद में ढूंढ परेड होती है, ढूंढ परेड होने के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होने के बाद इसकी डेथ को एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया जाता है, और साथ में बैटल कैजुअलिटी भी घोषित की जाती है, उसका पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह सब पब्लिश हो जाता है। उसके बावजूद भी इसका फैमिली का लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, और सिर्फ स्पेशल फैमिली पेंशन सैंक्शन की जाती है, ये कह करके कि ये जो डेथ है ये एक्सीडेंटल डेथ है। अब यहाँ पर एएफटी कहती है भाई ये बंदे की जो डेथ हुई है, जो डिमाइज हुआ है ये सोल्जर, ये ऑपरेशनल एरिया में हुआ है जो कि नोटिफाइड था ओपी रक्षक के दौरान। इसके अलावा ठीक है, एएफटी ये भी ऑब्जर्व करती है कि एक बार कंपिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो डेथ है एप्लीकेंट्स के हस्बैंड की वो बैटल कैजुअलिटी है, तो पीसीडीए प्रयागराज के पास कोई राइट नहीं है उस व्यू को चेंज करने का जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी ने लिया है। ठीक है, अब इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? जो रिकॉर्ड ऑफिस है। रिकॉर्ड ऑफिस ने पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया बैटल कैजुअलिटी का, उसके बाद पीसीडीए प्रयागराज के पास कोई राइट नहीं है उस व्यू को चेंज करने का, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो व्यू लिया गया है। अब आगे इस मामले में एएफटी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि भाई पीसीडीए प्रयागराज का रोल क्या है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, द रोल ऑफ पीसीडीए प्रयागराज इज ओनली टू मेक पेमेंट टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड सोल्जर, एंड पीसीडीए प्रयागराज हैज नो पावर टू चेंज द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है भाई, इसमें पीसीडीए प्रयागराज का रोल बताया है एएफटी ने कि भाई इस मामले में पीसीडीए प्रयागराज का रोल सिर्फ यही है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं उसके मुताबिक उसको सिर्फ फैमिली को पेमेंट करना है। ठीक है, और कोई पावर नहीं है पीसीडीए प्रयागराज के पास कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं उसको चेंज कर दे। ठीक है, और इसमें इन द इंस्टेंस केस, इस केस में जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो है रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिस जिसने कि एक्सेप्ट किया है कि एप्लीकेंट को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एंटाइटल्ड है, लेकिन पीसीडीए प्रयागराज हैज कन्वर्टेड द सेम इनटू स्पेशल फैमिली पेंशन ऑन द ग्राउंड एज पर द पॉलिसी लेटर डेटेड, जो भी 2011 का पॉलिसी लेटर था, और कहा गया कि ये जो बेनिफिट है ये एप्लीकेबल है जिस डेट से ये पॉलिसी लेटर जारी किया गया था, which is not legally sustainable especially when the competent authority has published part 2 order to the effect of battle casualty status। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहला तो भाई एएफटी ने कह दिया कि पीसीडीए प्रयागराज के पास कोई पावर नहीं है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है उसको चेंज कर दे। ठीक है, यहाँ से जो पीसीडीए प्रयागराज का इस मामले में रोल है वो यही है कि वो फैमिली को सिर्फ पेमेंट करे, कंपिटेंट अथॉरिटी के फैसले को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है, और कंपिटेंट अथॉरिटी ने लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एक्सेप्ट की थी। ठीक है, और कंपिटेंट अथॉरिटी इसमें रिकॉर्ड ऑफिस था।
लेकिन पीसीडी प्रयागराज ने उसको कन्वर्ट करके स्पेशल फैमिली पेंशन सैंक्शन किया इस ग्राउंड पर कि जो पॉलिसी लेटर जारी हुआ था 3 फरवरी 2011 का, उसके तहत जो बेनिफिट लागू हैं वो उसी डेट से लागू हैं जिस डेट से वो लेटर जारी किया गया था। ठीक है, ये पीसीडी प्रयागराज का तर्क था। ठीक है, और इस तर्क को एएफटी लीगली सस्टेनेबल नहीं मानता है, खास तौर पर तब जब कंपिटेंट अथॉरिटी ने बैटल कैजुअलिटी स्टेटस का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा बैटल कैजुअलिटी का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कर दिया गया है। उसके बाद जो पीसीडी प्रयागराज है उस स्टेटस को चेंज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ पेमेंट करने का रोल इस इंस्टेंस केस में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे, हमारे जैसे और भी किसी न किसी भाई के, उनकी फैमिली के ये वीडियो काम आ सकती है, जिससे कि जागरूकता बनती है भाई क्या चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है, किन कंडीशंस में आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक मैंने छोटा सा अंश दिखाया था भाई, जजमेंट तो बहुत बड़ा है, काफ़ी पेजों का है, तो जो मुख्य बात थी वो मैंने यही बता दी। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी हुआ है तो पक्का आप केस फाइल करें, चैलेंज करें जो फैसला लिया गया है, ताकि आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।